नमस्कार, स्टेट लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना। शुरुआत करेंगे बिहार से। बिहार चुनाव से पहले पटना में आज बड़ा सियासी हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ पटना की सड़कों पर जोरदार मार्च किया। ये विरोध मार्च मतदाता सूची की समीक्षा प्रक्रिया के खिलाफ था। इनकम टैक्स गोलंबर से शुरू हुआ ये मार्च शहीद स्मारक होते हुए चुनाव आयोग कार्यालय तक पहुंचा। हजारों की संख्या में कांग्रेस और गठबंधन के कार्यकर्ता इस मार्च में शामिल हुए। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि वोटर लिस्ट से गरीब, दलित और अल्पसंख्यक मतदाताओं को जानबूझकर हटाया जा रहा है। उन्होंने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि गुजरात से आए अधिकारी बिहार के वोटरों का भविष्य तय नहीं कर सकते। मार्च के दौरान कई जगहों पर पुलिस ने बैरिकेडिंग की, कुछ जगहों पर हल्की झड़पें हुई और कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। प्रदर्शनकारियों के हाथों में संविधान की प्रतियां थी और नारे लग रहे थे, वोट बचाओ, लोकतंत्र बचाओ। इस प्रदर्शन को बिहार बंद का समर्थन मिला, जिससे पटना का जनजीवन प्रभावित रहा। ये बीजेपी के नॉमिनेटेड इलेक्शन कमिश्नर है। ये देश की सच्चाई है और मैं बिहार के युवा से कहना चाहता हूं, ये सिर्फ आपसे वोट चोरी नहीं हो रहा है, ये आपका भविष्य चोरी हो रहा है। आपसे आपका हक जो बनता है, जो रोजगार है, आपका धन है, ये सब आपसे चोरी किया जाएगा। ये चोरी नहीं होना चाहिए और आपको, बिहार के युवा को, ये चोरी नहीं होने देनी है। और पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन आपके साथ खड़ा है और हम ये चोरी कभी नहीं होने देंगे। मतदाता सूची पुनरीक्षण के विरोध में महागठबंधन द्वारा बुलाए गए बिहार बंद का असर भागलपुर में भी दिखा। सुबह से ही महागठबंधन के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने लगे। शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर कार्यकर्ताओं ने टायर जलाकर आवागमन बाधित कर दिया, जिससे सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। प्रदर्शनकारियों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मतदाता सूची की प्रक्रिया को अव्यवस्थित और पक्षपातपूर्ण बताया। बंद के कारण शहर के कई हिस्सों में यातायात ठप्प हो गया, जिससे आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। स्कूल, कॉलेज और बाजारों पर भी बंद का असर देखने को मिला। वहीं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने मोर्चा संभाल रखा है। पूरा बिहार चक्का जाम है और बिहार बंद है। मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण कार्य का हम लोग विरोध कर रहे हैं। अभी 2 महीना चुनाव बचा है और 2 महीना में मोदी जी यहाँ आकर के 1 दर्जन से ज्यादा सभा करके थक गए। उसको लगा बिहार में दाल नहीं गल रहा है, चुनाव आयोग से साठगांठ कर लिया और उन्होंने एक नीति बनाई कि किसी तरह गरीबों का 25 से 30% वोट काटा जाए, तभी मेरी सरकार बनेगी। इसके तहत चुनाव आयोग से पुनर्निरीक्षण कार्य करवाना चाह रहा है और इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। ये 11 में जो प्रमाण मांगा गया है, उसमें 11 प्रमाण है ही नहीं गरीब के पास। वो कहां दिखाएंगे कि गरीब का नाम कटेगा? आधा बिहार बाढ़ में पड़ा हुआ है, पूरा आधा बिहार बाढ़ में पड़ा हुआ है, आधा बिहार सुखा में पड़ा हुआ है। और ऐसे स्थिति में ऐसे मतदाता सूची पुनरीक्षण हो सकता है? 2 महीना चुनाव बचा है, 25 दिन में काम करने के लिए आदेश है। 25 दिन में कैसे काम होगा? अगला बार पुनरीक्षण हुआ तो 2 वर्ष लगा था, इस बार 25 दिन में कैसे हो जाएगा भाई? बिहार में महागठबंधन द्वारा बुलाए गए बंद का असर मंगलवार को रोहतास जिले में भी देखने को मिला। बंद के समर्थन में महागठबंधन कार्यकर्ताओं ने रोहतास जिले के विक्रमगंज थाना क्षेत्र स्थित विक्रमगंज तेंदुनी चौक पर कुछ देर के लिए सड़क अवरुद्ध कर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि केंद्र सरकार के इशारे पर चुनाव आयोग वोटर लिस्ट की पुनरीक्षण प्रक्रिया के नाम पर दलित, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदायों के नामों को मतदाता सूची से हटाने की साजिश कर रहा है। महागठबंधन के नेताओं ने चुनाव आयोग से तत्काल मतदाता पुनरीक्षण प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की। उनका कहना है कि यह कार्रवाई लोकतंत्र की नींव पर हमला है और इसका उद्देश्य एनडीए सरकार को चुनावी लाभ पहुंचाना है।
बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य के विरोध में महागठबंधन दलों की ओर से किए गए बिहार बंद के ऐलान के तहत फारबिसगंज रेलवे स्टेशन पर बंद समर्थकों ने जोगबनी कटिहार यात्री ट्रेन को रोक दिया। बंद समर्थकों ने केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। अचानक ट्रेन के रोके जाने और नारेबाजी से स्टेशन पर थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। इसी दौरान आरपीएफ प्रभारी उमेश सिंह ने बंद समर्थकों में से 5 को हिरासत में लिया। गिरफ्तार 5 बंद समर्थकों में राजद के फारबिसगंज नगर अध्यक्ष बिलाल अली, युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव करण कुमार पप्पू, एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष एवं पार्षद इरशाद सिद्दीकी, कांग्रेस के मुमताज सलाम और एहतेशाम शामिल रहे। आरपीएफ ने 5 गिरफ्तार बंद समर्थकों को अपने साथ पूड़िया रेल थाना लेकर गई। रेलवे रोकने के लिए गिरफ्तार किया है और हम लोग संविधान विरोधी जो सरकार है उस सरकार के इशारे पर जो चुनाव आयोग चल रहा है, जिस तरह से वोट बंदी करने की एक साजिश रची जा रही है, उसके खिलाफ हम लोगों ने ट्रेन रोका है और पूरे बिहार में चक्का जाम करने का काम किया है। इसी के विरोध में हम लोगों को पुलिस आज गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम कर रही है और हम लोग को कोई भय कोई नहीं, डर नहीं है। हम लोग जेल जाने के लिए तैयार हैं, जनता के साथ हैं, जनता के साथ रहेंगे और आने वाले समय में इस सरकार को भी दिखा देंगे कि हम लोग क्रांतिकारी लोग बिहार में कभी भी ऐसे लोग तानाशाही लोगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिहार के भागलपुर में मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया। आपको बता दें, भागलपुर जिले के थाना क्षेत्र के रत्तीपुर दियारा इलाके में अवैध मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ एसटीएफ और नाथनगर पुलिस की संयुक्त छापेमारी में किया गया। इस दौरान पुलिस ने मिनी गन फैक्ट्री चलाने वाले 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इसको लेकर मंगलवार दोपहर एसपी सिटी शुभांक मिश्रा ने नाथनगर थाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि इस मामले में जमीन मालिक के विरुद्ध भी प्राथमिकी दर्ज की गई है। एसपी ने बताया कि यह कार्रवाई अपराधियों के नेटवर्क को तोड़ने की दिशा में बड़ी सफलता है। आगे भी ऐसे अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। मिनी गन फैक्ट्री में भारी मात्रा में अर्धनिर्मित हथियार और उपकरण जब्त किए गए हैं। वहीं दियारा के ग्रामीण सूत्रों ने बताया कि रत्तीपुर दियारा में एसटीएफ 2 टुकड़ों में बट गई थी। एक गुट यहां शादी विवाह का रिश्ता के बहाने पहुंचकर रुका तो दूसरा टुकड़ी हथियार खरीदने वाला बनकर गन फैक्ट्री पहुंची थी। बीते सोमवार शाम के बाद ही एसटीएफ ने दियारा क्षेत्र में घेराबंदी शुरू की और लोकल पुलिस को एसटीएफ ने एक भनक तक नहीं लगने दी। दियारा से जब देर रात एसटीएफ की टीम अवैध हथियार और चालों को गिरफ्तार कर निकली तो पूरे गांव में हड़कंप मच गया। सहरसा में एक शिक्षक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। घर से ही 1 किलोमीटर दूरी पर पोखर के समीप शिक्षक का शव पड़े हुए मिलने के बाद परिजन अस्पताल ले गए, लेकिन सहरसा में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मौत को लेकर परिजनों ने पुलिस प्रशासन से मामले की जांच की मांग की। मृतक की पहचान महिषी थाना क्षेत्र के अंतर्गत वार्ड नंबर 10 निवासी 47 वर्षीय नवल किशोर चौधरी के रूप में की गई है, जो महिषी स्थित ओशो देवी प्यारे झा उच्च विद्यालय सरकारी शिक्षक के रूप में कार्यरत थे। मतदाता पुनरीक्षण को लेकर नवल किशोर चौधरी को बीएलओ के रूप में कार्य में लगाया गया था। मृतक के परिजनों ने बताया कि रोज की तरह वे स्कूल गए थे और मंगलवार की देर शाम लौटते वक्त घर से 1 किलोमीटर दूर महिषी के वार्ड नंबर 7 स्थित पेड़ के नीचे लावारिस अवस्था में शव पड़े मिले। स्थानीय लोगों ने देखकर उन्हें महिषी के स्वास्थ्य केंद्र इलाज के लिए पहुंचाया, जहां उनकी गंभीर स्थिति के मद्देनजर डॉक्टरों ने सहरसा सदर अस्पताल रेफर कर दिया। बात करेंगे झारखंड की। पड़ोसी राज्य बिहार के पूर्णिया में आदिवासी समुदाय के एक ही परिवार के 5 लोगों की निर्मम हत्या ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया, जिस पर अब झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य से लेकर खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक बिहार के कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश सरकार पर निशाना साध रही है। इसी कड़ी में राजधानी रांची स्थित जीएमएम कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सुप्रियो भट्टाचार्य ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि जिस भी राज्य में शासन में भाजपा की थोड़ी भी हिस्सेदारी है, वहां आदिवासियों, दलितों और अल्पसंख्यकों पर नृशंस ढंग से अत्याचार किया जा रहा है। हमने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और गुजरात में भी यह देखा।
बिहार में भी देख रहे हैं, बिहार की पूरी कानून व्यवस्था भाजपा चला रही है। उधर सीएम हेमंत सोरेन ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आग्रह किया कि इस हत्याकांड को जिसने भी किया है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन इसकी सफलतापूर्वक अभी आप लोगों ने देखा कुछ बच्चों को उदाहरण के तौर पर यहाँ हम लोगों ने नियुक्ति पत्र मैंने बताया था ना आपको, ये पुलिस स्पेशल ब्रांच की जांच करने, मतलब पॉइंट ब्लैंक हत्या तो नहीं है, कई घंटों तक पीटा गया, मारा गया, फिर ले जाकर जलाया गया, फिर ले जाकर कहीं डुबाया गया। क्या कर रहा प्रशासनिक तंत्र? आप लोग को डेलीगेशन भेजेंगे? कांग्रेस ने एक डेलीगेशन भेजा। अभी बहुत अर्ली होगा, कांग्रेस गई है, उसका भी आ जाए, क्योंकि उसके बाद हम लोग भी निर्णय लेंगे। राजधानी रांची में 10 जुलाई को होने जा रहे पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आगमन पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव और प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने अपना बयान जारी कर केंद्र सरकार से राज्य की मांगों पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के राज्यों में बड़ी समानता है और डेमोग्राफी एक जैसी है। उड़ीसा, बंगाल और झारखंड देश को 2/3 से ज्यादा खनिज देते हैं। पिछले 10 वर्षों से इन पूर्वी राज्यों में वंचनाएं बढ़ गई हैं। खासकर झारखंड के आदिवासी, मूलवासी, अल्पसंख्यकों के साथ भी अन्याय हुआ है। ग्रामीण विकास में छटनी की गई है बजट में। ऐसा व्यवहार केवल हम लोगों के साथ क्यों होता है? ये पश्चिम राज्य परिषद के साथ क्यों नहीं होता? ये उत्तर और दक्षिण के साथ क्यों नहीं होता? ये मध्य भारत के साथ क्यों नहीं होता? क्यों जहां आदिवासी, मूलवासी, दलित, अल्पसंख्यक बहुसंख्या में रहते हैं, वहीं पर इस तरह का प्रहार होता है कि माननीय गृह मंत्री जी और सहकारिता मंत्री भी वो पूरी तरह से इस राज्य की जो मांगे हैं, जो हमारे राज्य सरकार के तरफ से जो अधिकृत पत्र होगा, उस पर तो सार्थक निर्णय लेंगे ही। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने बोकारो जिले के अंतर्गत विनोद बिहारी महतो स्टेडियम नवाड़िया में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित करते हुए कहा कि आयोजन केवल विद्यार्थियों को सम्मानित करने का नहीं, बल्कि स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो के विचारों और कार्यों को स्मरण करने का भी एक सशक्त अवसर है। राज्यपाल ने झारखंड विधानसभा सदस्य डुमरी विधायक जयराम महतो द्वारा अपने वेतन का अधिकांश भाग प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को समर्पित करने की सराहना करते हुए कहा कि आशा है कि यह कदम अन्य जनप्रतिनिधियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनेगा। उन्होंने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि मुझे बरेली की जनता ने 8 बार लोकसभा में अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा और मैंने जनसेवा को सदैव अपने जीवन का लक्ष्य माना। आज भी जनता का स्नेह मेरे साथ है, क्योंकि मैंने सदैव जनहित को सर्वोपरि रखा। झारखंड राज्य के विकास हेतु वे सदैव तत्पर हैं। राज्य सरकार को विकास कार्यों में जब कभी भी उनकी जरूरत हो, वे जनहित में हमेशा उपलब्ध हैं। झारखंड में पिछले कुछ दिनों से आजसू पार्टी का विस्तार का दौर चल रहा है, जहां पार्टी से जुड़ने वाले युवाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसी कड़ी में 8 जुलाई को राजधानी रांची स्थित पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में आजसू का एक भव्य मिलन समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह के दौरान बड़ी संख्या में युवाओं ने आजसू का दामन थामा। मौके पर पार्टी कार्यालय पहुंचे आजसू के वरिष्ठ नेता प्रवीण प्रभाकर ने कहा कि आजसू पार्टी की नीतियों और सिद्धांतों से प्रभावित होकर कई दूसरे दलों के समर्थक आजसू का दामन थाम रहे हैं। नई सदस्यता का स्वागत करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि इनके आने से पार्टी संगठन और मजबूत होगा। मालूम हो कि अभी कुछ दिन पहले खूंटी में मिलन समारोह आयोजित किया गया था, जिसके तुरंत बाद रामगढ़ में ऐसा ही समारोह आयोजित हुआ। इस दौरान धनबाद में बड़ी संख्या में युवा नौजवान पार्टी में शामिल हुए। बार बार लोग आते हैं और आप लोग के बीच में ही लोग बोलते हैं कि ऐसा लगता है चुनावी माहौल हो गया है, जबकि चुनाव खत्म हुए अभी 6 महीने हुए हैं, लेकिन लगातार अभी परसों ही
खूंटी में लोगों ने ज्वाइन किया। उसके एक दिन पहले धनबाद में मिलन समारोह हुआ, रामगढ़ में हुआ, हजारीबाग में हुआ, गोड्डा में हुआ। तमाम जगहों पर छात्र नौजवान आजसू के साथ लगातार और तेजी से जुड़ रहे हैं। ये बताता है कि आजसू ने जो अलग राज्य के लिए, झारखंड के लिए जो आंदोलन किया था, जो संघर्ष किया था, और जिस संघर्ष की बदौलत, आजसू के संघर्ष की बदौलत आज हासिल हुआ है, तो अगर इसको आजसू ले सकती है, तो अगर आज झारखंड का कोई केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 4 लेबर कोड, जिसे श्रम संहिता भी कहा जाता है, इसके विरोध में आज बेरमो कोयलांचल के खास महल प्रोजेक्ट, बीएंड के क्षेत्र, कथारा क्षेत्र और ढोरी क्षेत्र के साथ साथ पूरे भारत में मजदूरों द्वारा राष्ट्रव्यापी हड़ताल को लेकर बंद समर्थक सड़क पर उतरे, जिससे संपूर्ण हड़ताल का असर भारत में देखने को मिला, जिसमें मजदूरों ने श्रम संहिता यानी 4 लेबर कोड के विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि भारत सरकार द्वारा 29 मौजूदा श्रम कानूनों को एक साथ एकीकृत कर 4 लेबर कोड कानून लाया गया है, जिसके बाद कोयला जगत के मजदूरों इस कानून के प्रावधानों पर चिंता जताई और इस कानून को मजदूर विरोधी कानून भी बताया। साथ ही कहा कि ये 4 लेबर कोड मजदूरों के हित में नहीं है, बल्कि इसलिए इस कानून के विरोध में आज हर क्षेत्र में मजदूरों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया है। गवर्नमेंट से ही एफिलिएशन लेता है, इसलिए ऐसा कोई नहीं है कि कोई सरकार का यूनियन है, कोई गैर सरकार का। सिद्धांत अपनी अपनी है, जैसे कुछ में नहीं, एक यूनियन ही है जो आज इस विषय को रख रहा है कि ये मजदूरों का किसी तरह का विरोध नहीं है। लेकिन आखिर जो बाकी सेंट्रल ट्रेड यूनियन है, आखिर उनके जो नेता हैं, शीर्ष नेताएं हैं, वो आखिर बंदी में जाने का क्यों सोचे? कहीं ना कहीं मजदूरों का जो सुविधा है, उनकी जो व्यवस्था है, उसका हनन हो रहा है, इसलिए आज बंद में है। और मजदूर भी आज बंद में है। आप देख रहे हैं, आप जो बोले कि अगुवाई में नहीं, आज हम लोग सिर्फ यहाँ देखने के लिए आए कि यहाँ काम चल रहा है कि बंद हो रहा है। मात्र 2 लोग काम कर रहे हैं, बाकी लोग तो कोई काम नहीं कर रहे। झारखंड सरकार ने राज्य के विभिन्न सरकारी संस्थानों में अब रेडियोलॉजी की सेवाओं को एक नया आयाम देने की तरफ एक बड़ा कदम उठाया है, बता दें, जिसमें एक्सरे, सिटी स्कैन और एमआरआई जैसी कई महत्वपूर्ण सेवाएं अब आसानी से राज्यवासियों के लिए उपलब्ध हो सकेंगी और गंभीर बीमारियों की समय पर पहचान हो पाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार की इस बड़ी योजना के बारे में जानकारी देते हुए स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार ने बताया कि रेडियोलॉजी हब के माध्यम से राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों को डिजिटल रूप से जोड़ा जाएगा, जिसका लक्ष्य है दूर दराज संसाधन विहीन इलाकों में भी तुरंत सही रेडियोलॉजिकल डिजिटल रिपोर्टिंग की सुविधा से मरीजों के उपचार में सहायता प्रदान करना। अजय कुमार ने यह भी कहा कि मरीजों को एक्सरे, सिटी स्कैन या एमआरआई की रिपोर्ट्स में संबंधित बीमारियों से जुड़ी इमेज में भी साथ में उपलब्ध कराई जाएगी। तो वहीं 2 चरणों में कार्यान्वित होने जा रही इस योजना को लेकर अपर मुख्य सचिव का ये भी कहना है कि इससे पहले से राज्य के सभी सदर अस्पताल से इस रेडियोलॉजी हब को जोड़ा जाएगा, जिसके लिए 1,21,27,100 की राशि का खर्च अनुमानित है, जिसके लिए सरकार की ओर से स्वीकृति भी मिली है। बहरहाल हेमंत सरकार द्वारा की गई इस नई पहल से स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में राज्य के हर वर्ग के लोगों को न सिर्फ तकनीकी रूप से बेहतर सुविधाएं मिलेगी, बल्कि गंभीर बीमारियों की शीघ्र पहचान के साथ भी उपचार संभव हो पाएगा। बात करेंगे गुजरात की। गुजरात में एक बड़ा हादसा देखने को मिला है। बता दें, यहां वडोदरा के पादरा और आनंद जिलों को जोड़ने वाला महिसागर नदी पर बना 45 साल पुराना पुल आज सुबह ढह गया। इस कारण वहां हड़कंप मच गया। इस घटना में पुल के ऊपर से गुजर रहे 2 ट्रक, एक बोलेरो और एक जीप समेत 4 वाहन माही नदी में गिर गए। इस घटना में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 5 लोग इस हादसे में घायल बताए जा रहे हैं। बताते चले कि जब यह हादसा हुआ तो मुजपुर समेत आसपास के गांव के लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। इसके साथ ही पादरा पुलिस भी मौके पर पहुंची और कार्रवाई शुरू की गई। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने इस हादसे के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। उनका दावा है कि दशकों पुराने पुल की मरम्मत के लिए बार-बार अनुरोध किया गया, लेकिन प्रशासन ने उसे नजरअंदाज किया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि चेतावनियों के बावजूद अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके कारण पुल ढह गया और कई लोग हताहत हुए।
उन्होंने बताया कि वडोदरा और आनंद के बीच एक प्रमुख मार्ग गंभीर पुल पिछले कुछ वर्षों में काफी जर्जर हो चुका था और अब भारी यातायात के लिए यह पुल उपयुक्त नहीं था। बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान के रतनगढ़ में बुधवार दोपहर एक बड़ा हादसा हो गया। भारतीय वायुसेना का जगुआर लड़ाकू विमान राजल देसर के पास भानोदा गांव के खेतों में क्रैश हो गया। इस हादसे में 2 लोगों की मौत होने की बात सामने आ रही है। बता दें, जानकारी के मुताबिक आसमान में तेज धमाके की आवाज सुनाई दी, जिसमें कुछ ही पलों के बाद खेतों में भीषण आग की लपटें और घना धुआं उठता देखा गया। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर रवाना हो गई। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। वन एवं सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरों पर सवाल उठाए और कांग्रेस की स्तरहीन और ओछी राजनीतिक सोच का परिचायक बताया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री जैसी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे शाह को देश के विभिन्न क्षेत्रों में बार बार प्रवास करना होता है और छत्तीसगढ़ में चूंकि नक्सली उन्मूलन का अभियान चल रहा है, इसलिए उसकी रणनीतिक समीक्षा के लिए शाह छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। तो खड़गे के पेट में एकाएक मरोड़ क्यों उठ गया? जिस तरह प्रदेश के कांग्रेस नेता नक्सलियों के समर्थन में बयानबाजी करते रहते हैं, क्या यह सवाल पूछकर खड़गे भी नक्सलियों से भाईचारा निभाने की कांग्रेसी परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि कांग्रेसियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का इस कदर फोबिया हो गया है कि सोते जागते कांग्रेसी उनकी स्तरहीन आलोचना करते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी का बयान, जिन्होंने माननीय अमित शाह जी के छत्तीसगढ़ के दौरे पर उन्होंने सवाल किया। माननीय हमारे अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं और लगातार उनका छत्तीसगढ़ में प्रवास हो रहा है और उनके इच्छा शक्ति के कारण से आज न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश से नक्सलवाद का खात्मा हो रहा है। नक्सलवाद अंतिम स्थिति में है और पूरी तरीके से बौखलाए हुए हैं। ये बौखलाहट न केवल नक्सलाइटों में बल्कि कांग्रेसियों में भी दिखाई देती है। ये जो बयान है ये उस बात को साबित करता है। शहीद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश राव गिरपुंजे के ऊपर आईईडी ब्लास्ट की घटना का आरोपी गिरफ्तार हुआ है। 6 जून को कोंटा में नक्सलियों द्वारा किए गए आईईडी विस्फोट में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश राय गिरपुंजे शहीद हो गए थे और एसडीओपी भानु प्रताप चंद्राकर के साथ टीआई सोनाल ग्वाला घायल हो गए थे। 12 जून को पुलिस मुख्यालय ने इसकी अग्रिम विवेचना राज्य अन्वेषण अभिकरण एसआईए को सौंपी थी। प्रकरण की विवेचना में राज्य अन्वेषण अभिकरण की टीम लगातार कोंटा सुकमा में विवेचना करती रही। कोरबा में 2 गुटों में मारपीट का मामला सामने आया है। बता दें, कोरबा जिले के मॉल में चल रहे नाइट क्लब के बाहर देर रात हंगामे का माहौल बन गया। 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई और एक युवती का हाई वोल्टेज ड्रामा भी देखने को मिला। इस दौरान एक थार वाहन में तोड़फोड़ की गई। नशे में धुत युवती सड़क पर चिल्लाती रही और पुलिस से भी जमकर बहस की। बात करेंगे मध्य प्रदेश की जबलपुर शहर में 28 करोड़ की लागत से बने चौराहों पर सिग्नल और कैमरे लगाए गए, जो कि कई महीनों से बंद पड़े हैं। ऐसे में न सिर्फ यातायात की व्यवस्था बदहाल हो गई है, बल्कि सड़कों पर जो भी हलचल होती थी वह भी कैद नहीं हो रही है। सड़कों पर ट्रैफिक रूल तोड़ते भी दिख रहे हैं और उनकी हरकत कहीं भी रिकॉर्ड नहीं हो रही है। लिहाजा इसको लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी, जिस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार, नगरीय प्रशासन विभाग सहित अन्य को नोटिस जारी किया है। मामले पर अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद तय की गई है।
नागलो उपभोक्ता मंच के डॉक्टर पीजी नाथ पांडे और रजत भार्गव ने दायर की है। इसमें जबलपुर की जो अराजक यातायात व्यवस्था है और जबलपुर के जितने भी ट्रैफिक सिग्नल हैं जो बंद पड़े हैं और उसमें लगे हुए कैमरे बंद पड़े हुए हैं, जिस कारण से शासन को आर्थिक क्षति तो हो ही रही है और लोगों को परेशानी हो रही है। हर ट्रैफिक चौराहे पे लगभग जाम की स्थिति बनती है और एक चौराहा क्रॉस करने के लोग को 20 से 25 मिनट का समय लग रहा है। उसी को लेकर याचिका दायर की गई थी कि जबलपुर शहर की जो 3 एजेंसियां, यातायात विभाग, नगर निगम और स्मार्ट सिटी, एक दूसरे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फेंक रहे हैं और कोई आगे इस पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। उसी को लेकर याचिका जारी हुई थी, जिसमें आज माननीय न्यायालय ने नोटिस जारी किया है और सरकार और प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि अपने जवाब प्रस्तुत करें। अगली सुनवाई जो है 27 जुलाई 2025। किन लोगों को नोटिस जारी? मध्य प्रदेश शासन को, नगरीय प्रशासन विभाग को, नगर निगम जबलपुर को, स्मार्ट सिटी लिमिटेड जबलपुर को, यातायात डिपार्टमेंट को, कलेक्टर जबलपुर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।